हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहने वाली है, साथ में हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट क्या है और इस विभाग में जो रिक्रूटमेंट निकली है वो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। मैं सारी चीजें कवर करके आपको बताऊंगा इसके सारे पॉइंट को। ओके दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का नोटिफिकेशन। तो यह नोटिफिकेशन जो है वो आया है 4/3/2024 को रिलीज हुआ है, जो कि जनरेटिंग स्टेशन का है, जनरेटिंग प्लांट का है, जहां बिजली उत्पादन किया जाता है। और ये जो रिक्रूटमेंट है फ्रेंड्स, ये जो है तो एई की पोस्ट के लिए है, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है। अब इसमें हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो सबसे पहले पोस्ट की हम बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है दोस्तों वो है 42 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 42 है, जिसमें हम बात करें यदि मैकेनिकल की तो मैकेनिकल की 9 पोस्ट है, वहीं इलेक्ट्रिकल की 25 पोस्ट है, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट मानी जा रही है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। फिर थर्ड नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये तीनों ब्रांच के लिए जो है तो स्पेशली निकाला गया है, जिसमें मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्पेशली अलग से पोस्ट निकाली गई हैं। तो हम आगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एलिजिबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रिकल में क्या क्या कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, मैकेनिकल के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, वो सारी चीज मैं आगे आपको डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि इसमें जो ये जो भर्ती है ये सीधी भर्ती है, इसमें एग्जाम होगा, है ना। तो एग्जाम प्रक्रिया पहले देख लेते हैं, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो आप यदि इसमें एलिजिबल है और आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सीबीटी होने वाला है। एक सीबीटी एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो 100 मार्क्स का रहेगा। अधिकतम जो मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स के रहेंगे। एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन पेपर यहाँ पे होने वाला है, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है। कंप्यूटर आधारित इसका जो परीक्षा सेंटर बनाया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में रहेगा। आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे बताया गया है कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश राज्यों के शहर में आयोजित की जाएगी, जो कि आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन आ जाएगा चूज करने के लिए कि आप अपने सुविधा के अनुसार जो है तो सेंटर चूज कर सकते हैं। ओके, अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसे बहुत सारी चीजें दी हुई है, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आवेदन शुल्क एवं अन्य प्रभार, उसमें क्या क्या आपको फी लगने वाली है उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। यदि हम आवेदन शुल्क की बात करें तो यदि आप यूआर कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपकी जो फी रहने वाली है वो 1200 रुपए रहने वाली है। वहीं पे हम बात करें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, है ना, इन सभी कैटेगरी के लिए जो है 600 रुपए फी रहेगी आप यदि आवेदन करते हैं तो। आवेदन आप डिफरेंट साइट से कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इनसे आप जो है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है दोस्तों, 2 वेबसाइट है। एक ऑथेंटिक वेबसाइट है ना, खुद जो है तो पावर जनरेशन की। दूसरा है www.mponline.gov.in, अर्थात एमपी ऑनलाइन के ऑथेंटिक वेबसाइट में आप जाकर के इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे आप एमपी ऑनलाइन के वेबसाइट में जाएंगे, पोर्टल में जाएंगे, सबसे पहले ऊपर नोटिफिकेशन शो हो रहा है, तो ऑलरेडी वहां पे जाकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, एक ये वेबसाइट भी दी हुई है, यहां से भी आप जाकर के अपना आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो 10th पास होना चाहिए, ऑब्वियसली सब पास हैं, है ना। 10th 12th आप पास हैं, बीटेक बी आपका है, ऑलरेडी आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है। आप यदि मध्य प्रदेश से हैं तो आपका स्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है। आपका जो है तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ में यदि आप जो है तो आपकी जो आय प्रमाण पत्र है वो यदि बना है तो वो भी आप यहाँ पे जरूर लगाएं, ठीक है। और अगर आप जो है विकलांगता है वो भी आप लगा सकते हैं। आर्थिक रूप से यदि कमजोर हैं आप, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास में है, तब भी आप जो है तो उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो आर्थिक सर्टिफिकेट जो आपका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनता है वो आय के हिसाब से जो है तो वहां पे बनता है, तो वो आप देख सकते हैं उसको। ओके, बाकी सारी चीजें आप फॉर्म फिलअप जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पे लगने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण तिथियां जो दी गई है। फॉर्म फिलअप कब से हो रहे हैं, तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, 6/3/2024 से स्टार्ट हो चुका है। 31 मार्च तक जो है तो आपको फॉर्म फिलअप होने वाले हैं, तो आप जो है तो लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत करें, इसको फॉर्म फिलअप कर दें।
ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो कहाँ के लिए निकाली गई है। तो ये जो है मध्य प्रदेश में जो बिजली जहां पे उत्पादन होता है, अर्थात हम कहें तो पावर जनरेटिंग कंपनी है जहां से बिजली उत्पादन होता है, वहां पे आपकी यहाँ पे पोस्टिंग होने वाली है एई के पोस्ट में। इसमें हम लोग और आगे देखेंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है कि आपको जो है तो पहले ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, फिर 2-3 साल का आपको जो है तो एक प्रभार दिया जाएगा, वो भी यहाँ पे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। यदि आप इसमें फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो क्या आपके पास में जरूरी है, क्या होना चाहिए। तो यदि आप पोस्ट कोड PO1 के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं मैकेनिकल के लिए, तो आपके पास में मैकेनिकल का इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, बी या बीटेक होना चाहिए, अथवा AMIE भी आपने किया है तब भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन ये चीजें जो होना चाहिए वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, स्पष्ट यहाँ पे किया गया है। बी बीटेक जो हो आपका रेगुलर बेसिस पे हो, ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पे होता है। मेन आपको देखना क्या है कि परसेंटेज, अगर आप जो है अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम जो आपका परसेंटेज है वो 65% रखा गया है। यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% मिनिमम आपकी डिग्री में होना अनिवार्य है। ओके, सॉरी 65 जो है वो जनरल कैटेगरी की रखा गया है, वहीं 60% जो है वो OBC के लिए रखा गया है, और ST SC के लिए जो है तो 55% मिनिमम आपका जो है तो एग्रीगेट होना चाहिए। वहीं पे हम इलेक्ट्रिकल की यदि बात करें तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपका जो है तो रेगुलर में BE या बीटेक होना चाहिए, ठीक है, सेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सेम आप क्राइटेरिया भी है 65% जनरल, OBC 60% और SC ST 55% मिनिमम एग्रीगेट है ना SGPA आपका होना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे आगे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को रिलेट करते हैं, तो इसमें क्या स्पेसिफिक मांगा गया है। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में दोस्तों देखेंगे आप तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन यदि आपने किया है तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आपने किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन से आपने किया है ना, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से आपने यदि इंजीनियरिंग किया है तब भी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल में बताया, इलेक्ट्रिकल में केवल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में केवल मैकेनिकल एलिजिबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में कई ट्रेडें यहाँ पे हैं जो कि संबंधित उससे रहती हैं, है ना। टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल हो गया, वो सारी चीजें आपको जो है तो यहाँ पे देखना है। तो कई यहाँ पे ब्रांच एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल में केवल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये मेन 2 ब्रांच होती हैं, वही एलिजिबल हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, EE और EEE। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें भी सेम क्राइटेरिया है जनरल के लिए, है ना, OBC के लिए और ST SC के लिए, ये क्राइटेरिया सभी के लिए सेम रखा गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप यदि एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए तो आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है आयु सीमा। तो हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी यदि बच्चे हैं तो उस पर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और अधिकतम जो है वो पुरुषों के लिए जो है तो 40 वर्ष रखा गया है, 40 वर्ष, और महिलाओं के लिए जो है तो 45 वर्ष रखा गया है। वहीं पे हम बात करें अगर कि अगर आप अन्य राज्यों से बिलोंग करते हैं तो 21 वर्ष मिनिमम तो सभी के लिए है, लेकिन अधिकतम जो है तो 40 ईयर जो है तो रखा गया है फीमेल और मेल दोनों के लिए। तो ये एज रिलैक्सेशन जो है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको 10% की छूट मिलने वाली है, लेकिन आप इस चीज को देख करके चलेंगे कि मूल निवासी अगर MP के हैं तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश संस्थान विभाग मध्य प्रदेश के, है ना, अनुसार जो है तो कमजोर वर्गों के लिए या जो ST SC वाले जो बच्चे हैं, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक में 10% की छूट दी जाएगी। जो स्पेशली मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं वो आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, है ना, उनके लिए जो है तो 10% की यहाँ पे जो है छूट दी जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं दोस्तों आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि देखो यहाँ पे जो है तो 45 ईयर एज का कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अधिकतम एज मध्य प्रदेश वालों के लिए है। ये दिव्यांग के लिए, अगर आप जो है तो दिव्यांग है तो 45 ईयर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। आयु में जो छूट मिलती है वो रिजर्वेशन एज ए कैटेगरी आपको मिलेगी। अब हम मेन पॉइंट पे चलते हैं। आरक्षण की हम बात करें, 33% जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है OBC का, जो अभी तक मसला चल रहा है हाई कोर्ट में, वो भी क्लियर नहीं हुआ है। तो इसमें भी उन्होंने बताया है, स्पष्ट किया है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी रहेगी OBC को 33% रहेगी, बट ज्वाइनिंग के टाइम में हो सकता है 40% ज्वाइन करें और 30% रिजर्व करें। अभी उन्होंने कंप्लीट कर दिया है कि मध्य प्रदेश राजपत्र आधारण ये संख्या क्रमांक मध्य प्रदेश सिविल सेवा महिलाओं के नियुक्ति के लिए, सॉरी, ये महिलाओं के लिए जो है तो जो रिजर्वेशन अभी मध्य प्रदेश में लागू किया गया है 33%, वो जो है तो यहाँ पे रहेगा। मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी
छात्राएं हैं या फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनको रिजर्वेशन जो यहाँ मिलने वाला है फीमेल का वो 33% यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अभी तो यहाँ पे कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, आपको मेन चीजें हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, आप एक बार वेबसाइट पे भी जाकर के उसको देख सकते हैं। देखिए चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट के लिए जो है चयन प्रक्रिया इंपॉर्टेंट होती है। हम बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, आप लोग फॉर्म फिलअप कर देंगे। इसके बाद क्या होगा कि आवेदक का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित आपका जो है तो क्या होगा, एक सीबीटी एग्जाम होंगे, है ना। सीबीटी एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है तो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन में दी जाएगी। आपको वहां पे सारी चीजें बता दी जाएगी। एग्जाम जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का पेपर आपका होगा, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के रहने वाले हैं। बहुविकल्पी एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें परीक्षा में 75 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ब्रांच से रिलेटेड होंगे, संबंधित विषय। मतलब आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल के 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं, सेम एज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है। अब हम बात करेंगे से 25 जो है वो नॉन टेक्निकल रहने वाला है, जिसमें सामान्य ज्ञान रहेगी, अभिरुचि रहेगी, है ना, तर्क शक्ति, रीजनिंग वगैरह रहेगी इत्यादि, ये सारी चीजें संबंधित उसमें होंगी। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 75 मार्क्स जो है आपको डायरेक्ट यहाँ पे जो है तो इंजीनियरिंग ब्रांच से मिलने वाला है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का रहने वाला है, तो यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना। और अगर आप 25 में 15 या 15 प्लस भी मार्क्स लेकर के आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ध्यान यहाँ पे देना, क्योंकि सिलेक्शन का जो पार्ट है मेन, वो 75 जो है तो बहुत मैटर करेगा, है ना। अगर सिलेक्शन की न्यू रखेगा तो 75 है। हाँ, मैं मानता हूं कि यहाँ से भी आपका चयन होना है। यहाँ पे आप 25 में अगर 15 प्लस आप मार्क्स लेकर के आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आपका 60-65 आ रहा है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाने वाला है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो कि समय अवधि है। आपके 100 मार्क्स रहेंगे, लेकिन जो समय मिलेगा आपको वो 2 घंटे का मिलने वाला है। उस समय पे आपको 2 घंटे में ही जो है इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे बात करें कि परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर का क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है ना। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आपके कोई क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसका मार्क्स कटने वाला नहीं है। ऑलरेडी आप ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ए की स्टूडेंट है, तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो हम लोग देख लिए हैं मेन कि हमारा 75 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपने थ्योरी से रहेगा या आपने एले ब्रांच से रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि यदि अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो उनका कट ऑफ क्या होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कम से कम आपको 50 मार्क्स जो है लाना ही पड़ेगा कट ऑफ के अंदर। अगर आप इससे कम लाते हैं तो ऑटोमेटिक आप क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। ये मिनिमम जो है न्यूनतम कट ऑफ यहाँ पे इतना होना ही चाहिए। यदि आप जो है अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के या पिछड़ा वर्ग के हैं तो कम से कम आपको, और दिव्यांग भी हैं तो कम से कम आपको 40% मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। अगर इससे आप कम लाते हैं तो मेरिट में आपको जो है तो कोई भी जो है तो नॉट क्वालिफाई डायरेक्ट किया जाएगा, उसमें कोई जो है तो उसमें विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये मिनिमम आपका जो है तो क्राइटेरिया होना चाहिए। मेरिट जो बनेगी वो आपके मार्क्स के आधार पर बनेगी, लेकिन मिनिमम कम से कम इतना होना अनिवार्य है। तो ये जो चयन प्रक्रिया है, सीबीटी एग्जाम है, डायरेक्ट सीबीटी एग्जाम होगा। आप एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तो आपका चयन होगा। इसके बाद चयन प्रक्रिया के बाद में जो है तो आपका नियुक्ति के लिए आपका जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा अर्थात सीबीटी जो एग्जाम होगा उसके आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। मेरिट सूची के आधार पर आपका चयन होगा। इसके बाद आपको श्रेणी वर्ग के हिसाब से जितने बच्चों का चयन होगा उनको दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। वो ऑफिशियल है, वो डिपार्टमेंटल, आपको सारी जानकारियां बाद में दी जाएंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे प्रशिक्षण, आपका यदि चयन होता है तो आपका प्रशिक्षण अवधि अर्थात 1 वर्ष आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। अर्थात तीनों ब्रांच के स्टूडेंट जितने भी सिलेक्ट होंगे उनको 1 वर्ष का कम से कम प्रशिक्षण अवधि रखी जाएगी। जैसे मैंने शुरू में बताया था, बहुत सारी चीजें नीचे बताई गई है। तो 1 वर्ष का आपका प्रशिक्षण अवधि रहेगी। इसके बाद आपको जो सैलरी की हम बात करें तो पोस्ट कोड 1, 2, 3 सभी के लिए सेम जो है यहाँ पे वेतन मान रखा गया है 56,100 से 1,77,500 रुपए, जिसमें न्यूनतम वेतनमान की हम बात करें 56,100 रुपए है, जो कि 12th पे लेवल का रहने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है पे लेवल। अब हम आगे बात करेंगे कि यदि आपने ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लिया, परीक्षण अवधि अगर आपने ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का कर लिया, इसके बाद भी आपको कम से कम 2 वर्ष का जो है यहाँ पे और एक जो है तो पद दिया जाएगा जो है परिवीक्षा अवधि। अर्थात आपको परिवीक्षा अवधि में भी 2 वर्ष कार्य करना पड़ेगा और जब आपके 3 वर्ष कंप्लीट होंगे उसके आधार पर फिर आपको वहां पे रेगुलर किया जाएगा। ठीक है, तो आपकी कार्य दक्षता मतलब आपने 2 साल 3 साल में क्या किया है उसको दिया जाएगा, उसका आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा, इसके आधार पर आपको फिर नियमित किया जाएगा।
ओके दोस्तों, तो ये रहा यहाँ पे देख दिया गया है सेवा अनुबंध। कुल मिला के ये है कि आप जब 3 वर्ष कंप्लीट कर लेंगे तो वहां पे फिर अनुबंध आपका लागू होगा, एक बॉन्ड पेपर साइन कराया जाएगा जो कि 2 लाख 3 लाख रुपए का रहेगा, 2 लाख का 1 लाख का, है ना। जनरल के लिए 2 लाख का, एसटीसी के लिए 1 लाख का। ये बहुत मैटर नहीं करता है, पर वो 3 साल के बाद आपको जो है तो एज अ रेगुलर पद दिया जाएगा और उस हिसाब से फिर आप असिस्टेंट इंजीनियर वहां पे जनरेटिंग कंपनी में बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट क्या है इसमें और देख लेते हैं। तो ये कुछ पोस्ट है ना, किस किस कैटेगरी के लिए कितनी दें। जैसे इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं 25 पोस्ट टोटल हैं, जिसमें से जो है तो ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी की 7 हैं, है ना, एसटी की 5 हैं, एससी की 4 हैं और यूआर की 7 हैं। टोटल इस प्रकार से 25 रखी गई हैं। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट ठीक है, ज्यादा नहीं है, बट बेहतर है आप यदि इसकी तैयारी करके जाते हैं और आपका चयन होता है तो एक अच्छे रिस्पेक्टेड पोस्ट में आप जाएंगे। महिला का रिजर्वेशन कैटेगरी मैंने बता ही दिया है, 33% यहाँ पे जो है तो रहेगा। तो ये रहा कंप्लीट नोटिफिकेशन दोस्तों, असिस्टेंट इंजीनियर पावर जनरेटिंग कंपनी मध्य प्रदेश का, जिसमें हम लोग जो है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करके इसकी प्रिपरेशन करिए। और यदि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं और एक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप जा करके देखिए। वहां पे महावीर विरले सर ने ऑलरेडी पावर सिस्टम के, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का लगभग 26 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, है ना। और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को भी लेकर के चल रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी हम लोग करा रहे हैं। तो आपको बहुत ही हेल्प वहां पे मिलने वाली है ना। बहुत ही हेल्पफुल लेक्चर रहने वाले हैं, क्योंकि हम लोग एई और पीएसयूज के जो है तो हिसाब से हम उसको डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑल सिलेबस को कवर कर रहे हैं। यदि आप उन सारे लेक्चर को देख लेते हैं तो यहाँ बहुत सारी चीजें आपकी जो है कवर हो जाएंगी। ओके दोस्तों, तो यह जो रिक्रूटमेंट थी इसका हमने कंप्लीट नोटिफिकेशन एनालिसिस कर लिया है। अब हम लोग जो है तो नेक्स्ट कोई रिक्रूटमेंट आएगी उसमें हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।